हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा बहुत बार बहुत सारे कमेंट आते हैं जो कि रिवेंजफुल लव के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ कि पहले मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करूँगी और इसमें अभी कितने चैप्टर्स बचे हैं मुझे खुद नहीं पता। कितने पार्ट्स बनेंगे मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि रिकॉर्ड करते करते चीज़ें वैसे नहीं रहती जैसे हम सोचते हैं। दूसरा, हो सकता है मैं रिवेंजफुल लव इस चैनल पे ना भी अपलोड करूं, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जो गिने चुने बच चुके हैं वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरा ये चैनल फ्रीज हो चुका है और यहीं पे आगे कंटिन्यू करने का मुझे अब मूड नहीं है। हालांकि मैं इस चैनल को डिलीट भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये चैनल मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत मेहनत से यहाँ पे 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा किया है, तो इसको मैं डिलीट तो नहीं कर सकती। बट यार, अपने यहाँ पे वीडियोस को डाल डाल के ना मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, या फिर मैं अपने सेकंड चैनल पे रिवेंजफुल लव के सीज़न 2 को वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी, या फिर मैं एक नया चैनल बनाऊँगी वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। मैं जो भी करूँगी आप लोग को ज़रूर बता दूँगी। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि कल्टिवेशन वर्ड, डिमॉन वर्ड जो भी था, इधर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स यानी कि 16 साल निकल चुके थे। इन 16 सालों में चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे कि 16 साल पहले थी। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। सिर्फ कल्टिवेशन वर्ड में ही बदलाव नहीं आए थे, डिमॉन वर्ड में भी। जो वर्ड विंग ने बनाया था उसको कल्टिवेशन वर्ड वालों ने डिमॉन वर्ड नाम दिया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। लोग अपने नॉर्मल डेली रूटीन में आ चुके थे। वहाँ पे भी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। वो बात अलग है कि कल्टिवेशन वर्ड ने अभी तक बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली थी डिमॉन वर्ड पे अटैक करने की, वहाँ पे हमला करने की, लेकिन विंग के बैरियर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि या फिर वो लोग अपने मुँह के खाते या फिर विंग को पता चल जाता, जिसके चलते विंग पहले से ही तैयार रहता उनका मुकाबला करने के लिए। सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 9 बज रहे थे। लैन वांग जी अपने लेक्चर्स ले रहा था और स्पेशली एक स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा कायदे कानून में रहने की बात कर रहा था। और वो इसलिए क्योंकि उसे जब से लैंड एक्ट लाया गया था तब से उससे बोल दिया गया था कि वो आने वाला कुल प्रमुख है, यानी कि क्लैन लीडर है, तो उसको वैसे ही बिहेव करना होगा। और लैन वांग जी को भी जल्दी थी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे उस इंसान को देने की। लैन वांग जी उसको पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मतलब काम के चलते ही वो उससे काम रखता था, वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन यहाँ पे लैन वांग जी मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उसको कम्प्लीटली कंप्लीट करना चाहता था किसी भी हालत में, क्योंकि उसने इन 16 सालों में विंग को एक बार देखा तक नहीं था। वो उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। स्टार्टिंग के 3 इयर्स पहले ही उसकी सज़ा में निकल चुके थे और वहाँ से आने के बाद लैन चिरेन ने उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल दिया कि उसे टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे वो खुद से भी सोच चुका था कि वो जब जाएगा वो पूरी तरीके से जाएगा, कभी यहाँ वापस आया भी तो विंग को लेके आएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा कि वो कल्टिवेशन वर्ड और डिमॉन वर्ड दोनों में ही इक्वल बैलेंस बना के चलेगा। वो जहाँ भी जाएगा परमानेंटली वहीं का होके रहेगा। इसके लिए अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो उसे यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले किसी को देनी होंगी, और वो किसी को इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा था। क्लास चल रही थी, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान लगा के सुन रहे थे, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीख रहे थे। बट एक इंसान, शायद वो कहते हैं ना, किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालो तो वो या फिर चीज़ें चटक जाती हैं या फिर उस हिसाब से नहीं बन पाती जैसे कि हम उसे बनाना चाहते हैं। और सेम यहाँ पे लैन जिंगे के साथ हो रहा था। हाँ, लैन जिंगे जिसे लैन सेक्ट ने अडॉप्ट किया था, बट जब वो इस सेक्ट में आया था तब से ही वो एक यूनिक तरीके की चीज़ें किया करता था और उसकी माइंड भी काफ़ी शार्प था। हालांकि वो बात अलग है कि वो क्वेश्चन भी हद से ज़्यादा करता था, कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन फिर भी चीज़ें औरों के मुकाबले उसके लिए थोड़ा इजी थी। मतलब लैन वांग जी को उसका क्वेश्चन पूछना भी अच्छा लगता था एटलीस्ट। इसी के चलते ये तब भी देखा जाता था कि वो चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। जहाँ पे समय के साथ बढ़ते बढ़ते लैन सेक्ट ने ये डिसाइड किया, क्योंकि
लैन सिचेन ऑलरेडी किसी और सेक्ट में था और उसका जो स्पाउस है वो अब किसी बेबी को बॉर्न नहीं कर सकता। दूसरी तरफ विंग भी इस सेक्ट को छोड़ के जा चुका है, तो इनका खुद का ब्लड तो आने से रहा, इसलिए किसी ना किसी को तो उन्हें हायर के रूप में यहाँ पे रखना होगा। और वहाँ पे लैन जिंगे को उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो इस जिम्मेदारी को लेने के लायक हो जाएगा तब वो उसको ये जिम्मेदारी दे देंगे। लगभग 10 साल का था जब लैन जिंगे को ये बताया गया कि वो आने वाला कुल प्रमुख है। पहले तो इस बात को लेके लैन जिंगे थोड़ा सा एक्साइटेड था। ऑफकोर्स 10 साल का बच्चा इस चीज़ को सुन के काफ़ी एक्साइटेड होगा ही, बट यहाँ पे जब चीज़ें आगे बढ़ते गई उसको प्रेशर मिलते गया और उससे एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा ही रखने लगे सभी लोग। तो यहाँ पे लैन जिंगे ना इरिटेट होने लगा था, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगा था। अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, मतलब छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनसे भी भागने की कोशिश करने लगा था। क्लास में मैनर्स लेस होना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लैन जिंगे में ना चेंज होते जा रही थी। और यहाँ पे लैन वांगजी उसको कंटिन्यू बस बदलने की कोशिश कर रहा था। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लैन सिचेन और जैन चेंग की जो लव स्टोरी है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब बस लास्ट में ही उनका थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए उनकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लैन वांगजी जो कि लैन जिंगे को इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है कि ढंग से बैठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें बैठने का तरीका तक नहीं आ रहा है। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें इस वक्त कैसे बैठना चाहिए? तुम लेक्चर्स में हो, कोई पार्क में नहीं बैठे हो जो तुम इस तरीके से बैठे हो। अच्छे से अपने दोनों पैरों को मोड़ के बैठो। तो यहाँ पे लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ वंजुन, क्या आप प्लीज़ थोड़ी सी नरमी बरत सकते हैं? क्योंकि आपके स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहा हूँ। आई नो आप मेरे साथ नरमी भी बरतते हैं, बट प्लीज़ पढ़ाई के टाइम पे भी वही किया कीजिए ना, क्योंकि आपके सॉफ्ट नेचर से मैं ज़्यादा जल्दी सीखता हूँ चीज़ें, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम भले ही वैसे सीखते हो, लेकिन बाकी सभी के साथ मैं नरमी से नहीं रह सकता। एक टीचर को जैसे रहना चाहिए मैं वैसे ही रह रहा हूँ, और तुम अपने आप को थोड़ा मैनरफुल बनाओ, क्योंकि ये मैनर्स तुम्हारे आगे आने वाले टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लैन जिंगे बोलता है कि क्या सच में वो आने वाले लैन सेक्ट का क्लैन लीडर है? तो यहाँ पे लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे लैन जिंगे आंसर करते हुए बोलता है, प्रॉब्लम? आपको पता होना चाहिए, पहले इस सेक्ट के इतने रूल रेगुलेशंस मेरे से नहीं निभाए जाते, और उसके ऊपर से मुझे क्लैन लीडर भी बनना होगा। मतलब इन सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली पहले मुझे फॉलो करना होगा, जो कि मैं कभी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लैन वांगजी लैन जिंगे की तरफ देखता है, उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो बोल नहीं पाता। एक्चुअल में वो बोलना चाहता था कि जिस दिन तुम क्लैन लीडर बन जाओगे तो ये क्लैन तुम्हारे हाथों पे होगा, तुम जैसे चाहो उसको वैसे बना सकते हो। रूल्स आखिरकार ब्रेक करने के लिए ही होते हैं, हमेशा उनको निभाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे वो उसका ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि शायद अभी ये बोलने का टाइम नहीं आया था। लैन सेक्ट की कुछ ऐसी हालत थी। जियांग सेक्ट में सब कुछ बहुत नॉर्मल था। लैन सिचेन अब सारे कामों को देखने लगा था, और जैन चेंग वो तो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट क्लैन लीडर बन चुका था। किसी की गलती को एक रत्ती भर भी माफ़ ना करना, किसी की गलती की गुंजाइश तक वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहाँ पे लैन सिचेन उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते थे, बट वो उसे क्या समझाएंगे जिसका खुद का रिश्ता पता नहीं कितने सालों से बस डगमग किए जा रहा है। पता नहीं कौन सी ऐसी डोर होगी जो इस वक्त टूटी और इन दोनों का रिश्ता भी गया। बट हाँ, लैन सिचेन अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो भी अच्छे से जानते थे कि जो चीज़ें वो 16 साल में नहीं कर पाए वो अब क्या ही कर पाएंगे। ऑफकोर्स जैन चेंग को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लैन सिचेन उस वक्त उसके पास नहीं था, तो अब उसके पास होने का जो ये है ना, वो बस एक दिखावा है। उस वक्त अगर वो पास नहीं था तो अभी भी इसको नहीं होना चाहिए। हालांकि लैन सिचेन ने अपने एंड से पूरी कोशिश की थी जैन चेंग के हर कदम पे साथ देने की, और उन्होंने ये किया भी, बट उन्हें रिटर्न में मिला बस जैन चेंग का गुस्सा या फिर नफरत भरी निगाहें। जैन चेंग अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ऑफ कोर्स उसने अपना क्लैन खोया है, अपने पेरेंट्स खोए हैं, अपने बेबी को खोया है, लेकिन यहाँ पे खोने वाला अकेला वही नहीं था,
उसके साथ जो इतनी सॉफ्टली बिहेव कर रहा है ना, उसने भी वही सेम चीज़ खोई है जो कि जैन चेंग ने खोई थी। खैर, ये इन दोनों का मैटर है, ये कब संभलेगा ये दोनों ही जाने। हम मूव करते हैं जिन सेक्ट की तरफ। जिन सेक्ट में यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी बदल चुकी थी। सबसे पहले जिन गंगशान, जो कि इस सेक्ट का क्लैन लीडर और कल्टिवेशन वर्ड का किंग था, उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन दुख की बात ये है कि उसके डेथ से पहले उसके दोनों ही, एक नेफ्यू और एक बेटा, वो दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। यानी कि जिन जिशन और जिन जिशियान दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। और वो कैसे हुई थी वो हम आगे देखेंगे। इस वक्त क्लैन लीडर मैंग्याओ था, ऑफ कोर्स, जैसे कि हमें अटेम्प्ट में दिखाया गया है। बट यहाँ पे कोई था जिसने उसे किंग बनने से रोक रखा था। इस वक्त जो ऐसा इंसान था वो थी जिन यांगली। जिन यांगली अभी भी जिंदा थी। वो एक बेबी को जन्म दे चुकी थी जो कि अभी 15 साल का था। और यहाँ पे जो राजा का जो ओहदा था, जो गद्दी थी, उसको खाली छोड़ा गया था। वो इसलिए क्योंकि जिन यांगली नहीं चाहती थी कि मैंग्याओ इस जिम्मेदारी को निभाए। वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक क्लैन लीडर के तौर पे देखती थी, क्योंकि जिस वक्त उसके हस्बैंड की, उसके ब्रदर इन लॉ की या फिर फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, उस वक्त उसके पास कोई ना कोई तो होना चाहिए था जो कि सेक्ट को संभाले। और रही बात कल्टिवेशन वर्ड की, तो अपने अपने एंड से हर कोई कोशिश करेगा और हर कोई इसको संभालने की कोशिश करेगा। सिर्फ जिन सेक्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, बट फिर भी कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इस वक्त इस सेक्ट को ना मतलब कंट्रोल करे, जो कि एक इंसान की बात माने। तो यहाँ पे इसका कार्यभार फिलहाल के लिए लैन सेक्ट को दे दिया गया था, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक जिन सेक्ट का जो प्रिंस हैं अभी, यानी कि जिन लिंग, वो 18 साल का नहीं हो जाता। और ये सारे डिसीजन जिन यांगली ने दिए थे एज ए एम्प्रेस। हाँ, जिन यांगली इस वक्त पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की एम्प्रेस यानी कि महारानी बन चुकी थी, जिसके चलते इस वक्त उसकी जो मतलब ऑर्डर्स थे ना, उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता था। बट हाँ, जिन यांगली हमेशा से ही शांत रही है, राजकार्यभार से हमेशा दूर रही है। राजनीतिक चीज़ों की उसके पास ज़्यादा समझ नहीं है, ये सभी को लगता है। इसलिए उसने सिर्फ इस ओहदे को लिया था और अपने मतलब कुछ कुछ विचार वो आगे रखती थी। लेकिन पूरे के पूरे डिसीजंस अभी फ़िलहाल के लिए लैन सेक्ट के पास थे, और ये डिसीजन खुद जिन यांगली का लिया हुआ था। यहाँ पे जिनलिंग जो था वो 15 साल का हो चुका था, और वो अपनी मम्मी से यानी कि जिन यांगली से हमेशा जिद किया करता था कि उसको अपने अंकल से मिलना है। ऑफ कोर्स जिन यांगली ने विंग के बारे में बहुत कुछ जिनलिंग को बताया हुआ था। हालांकि जिनलिंग को बाहर बाहर से ये भी सुनने में आता है कि उसके अंकल की, उसके फादर की डेथ भी विंग की वजह से हुई थी। बट फिर भी यहाँ पे जिन यांगली थी जो उसको थोड़ा बहुत समझा दिया करती थी। बट ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि उसका माइंड वॉश कर ही चुकी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिनलिंग बहुत ज़्यादा जिद किया करता था कि उसे अपने अंकल को देखना है। आखिरकार वो भी देखना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी उनके पास शक्ति है जो कि पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड उनसे डरता है। अब चलते हैं निये सेक्ट में। यहाँ का हाल बेहाल हो चुका था। निये सेक्ट के जो क्लैन लीडर थे निये मिंगजू, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। बट उनकी डेथ बहुत भयानक थी। मतलब उन्होंने खुद से ही अपनी आत्महत्या की थी। बट उस वक्त जो उनकी हालत थी ना, वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमें अटेम्प्ट में दिखाया गया था। और फिलहाल वहाँ पे जो क्लैन लीडर था, ऑफ कोर्स निये वेसांग ही था। बट उसके राजकाज में हर एक चीज़ उल्टी सुलटी पड़ी हुई थी। कोई भी इंसान ये जानता ही नहीं था कि आखिरकार क्लैन लीडर क्या कर रहा है। क्लैन लीडर कभी भी कोई अच्छे डिसीजन नहीं लेता था। मतलब कभी भी कोई मुसीबत आ जाए ना, पहले अपने सैनिकों को आगे करेगा, दूसरों से हेल्प लेता था। बट खुद से आज तक उसने अपनी तलवार नहीं उठाई थी। अपने हाथ में निहाज के अलावा उसने कोई भी वेपन नहीं उठाया था। और कोई उस पर हेल्प मांगने के लिए आ जाए ना, तो उसको हेल्प दे देता। लेकिन तब जब वो हेल्प अनाज के लिए हो, पैसे के लिए हो,
या फिर कुछ लोगों के लिए हो। लेकिन अगर बात आ जाए कि उन्हें पपेट्स से लड़ना है, घोस्ट से लड़ना है, नाइट हंट में बहुत सारे मतलब भूतों से लड़ना है, ऐसा वैसा कुछ, तो वहाँ पे क्लैन लीडर कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये तो हुई 4 मेन कबीले जो कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में फ़िलहाल टॉप पे हैं और राज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं डिमॉन वर्ल्ड की तरफ। यहाँ का तो सीन ही बिल्कुल अलग था, एकदम शांत, बहुत ही ज़्यादा मैनरफुल, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक विंग अपने केव से बाहर नहीं आता। क्योंकि जब तक विंग केव से बाहर आता है तब तक बाहर का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ वी युआन दिखता है। वी युआन जो कि अभी 15 साल से कुछ ज़्यादा का है। हाँ, मतलब एग्जैक्ट 15 साल का नहीं है, बट हाँ 4-5 महीने ज़्यादा मतलब बड़ा हो चुका है, या हम कह सकते हैं 15.5 साल का। वी युआन जो कि विंग का बेटा है। वी युआन जिसको विंग ने खुद से जन्म दिया था। हाँ, 16 साल पहले विंग प्रेग्नेंट था, बट उसकी स्टोरी क्या है वो हम बाद में देखेंगे। इस वक्त हम डिमॉन वर्ल्ड या फिर वी सेक्ट का एक छोटा सा नज़ारा देख लेते हैं। वी सेक्ट में विंग वैसे तो हमेशा क्लासेस लिया करता था, बट कभी कभार वो क्लासेस मिस कर देता था। तो यहाँ पे उसने वैन किंग को या फिर वी युआन जो है ना, उसको अथॉरिटी दी थी कि वो उस दिन सभी लोगों की ना प्रैक्टिस करवा दे। ऑफ कोर्स जिलिंग इतनी बड़ी सिटी है और उसके पास भी कुछ वेंस थे जिनके चलते अब वहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ चुकी थी और सभी लोग वहाँ पे कल्टिवेशन के लिए, पढ़ाई के लिए जाते भी थे। और इस सब को फ़िलहाल के लिए कभी कभार युआन गाइड किया करता था। और युआन ने यहाँ का जो सिस्टम था ना, वो काफ़ी अच्छा मैनेज करके रखा था। जहाँ पे शांति होनी चाहिए वहाँ पे शांति थी, किसान आराम से किसानी करते थे, पढ़ाई वाले लोग पढ़ाई करते थे। मतलब हर एक चीज़ का ना एक शेड्यूल बनाया हुआ था। और कहीं ना कहीं विंग को उसे देख के ऐसा लगता था ना कि एकदम अपने फादर पे गया हुआ है। आखिरकार दूर हो चाहे पास हो, गुण तो आएंगे ही। और कभी कभार उसको ये भी लगता था कि हमेशा से, बचपन से लेके अभी तक युआन उसके साथ रहा है, लेकिन उसका तो एक गुण भी उसके ऊपर नहीं आया है। लेकिन ये विंग का मानना था, क्योंकि विंग के बेटे में उसका सबसे बड़ा गुण आया था। वो कभी भी बुरी चीज़ों के सामने झुक नहीं सकता, गलत को देख नहीं सकता और किसी भी इंसान को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। और ये सबसे बड़ा गुण था जो कि विंग के ऊपर था, विंग के अंदर था और विंग से उसके बेटे के ऊपर आया है। मतलब कि वी युआन एक ऐसा बच्चा नहीं है जो शांत रहता है। वो बिल्कुल ऐसा बच्चा है जहाँ पे उसको शांत रहने की ज़रूरत है, वो शांत भी रहता है, हर एक चीज़ को मैनेज कर सकता है। बट गलत ना ही वो सुन सकता है, ना ही वो देख सकता है। मुंह पे जवाब देना तो उसने बखूबी सीखा था अपने फादर से। तो 16 साल के बाद सभी क्लैंस की ये हालत है। अब हम देखेंगे कि आगे इन लोगों के बीच में क्या चलने वाला है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।